क्या जीके जीएस पढ़ने में मज़ा नहीं आता? क्या जिन क्वेश्चंस की तैयारी आप करते हो वो आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए? आपकी इन्हीं समस्या का समाधान लेकर आए हैं आज हम अपनी इस वीडियो में टॉप 50 हिस्ट्री क्वेश्चंस के साथ। इसलिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जीके और जीएस का कंप्लीट कोर्स मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको जीके और जीएस का कंप्लीट कोर्स आपको समझा देता हूँ कि उसमें सब्जेक्ट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे मैं जितनी भी वीडियो डालूँगा उसमें हम इन सभी को एक बार पढ़ेंगे। जिसमें ये देखिए आपके सामने है, एक तो है इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, और उसके बाद है कला और संस्कृति और कंप्यूटर। इन सब को छोड़कर जो भी चीज़ बाकी जो बची है वो सब हम विविध में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इतिहास का पोर्शन। और इतिहास भी हम ये जो सभी चीज़ें हैं हम इन सबको चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। इतिहास के अंदर एक बार मैं इतिहास पर क्लिक करके देखता हूँ। इतिहास के अंदर 4 पार्ट हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ये जो प्राचीन इतिहास है ये वाला जो प्राचीन इतिहास है, इसमें क्रांतिकारी हमारे जो थे या फिर गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए उन सभी के बारे में हम इसी वाले इतिहास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है विश्व का इतिहास। इन सभी के बारे में हम बिल्कुल चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। प्राचीन इतिहास मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। प्राचीन इतिहास पर हम एक बार क्लिक करते हैं और प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपके सामने आ चुके हैं। एक बार खुलकर और देख लेते हैं कि किन किन चैप्टरों के हम प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं, किन किन चैप्टरों को हम प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है वो है हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता, जिसका जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद है वैदिक संस्कृति और महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, और उसके बाद है मौर्य काल। उसके बाद है मौर्य उत्तर या फिर गुप्त उत्तर काल। ये जो 5वां जो चैप्टर है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल, और उसके बाद है संगम काल। 6th चैप्टर है आपके सामने गुप्त काल, और उसके बाद है गुप्त उत्तर काल या फिर वर्धन वंश, और जो लास्ट चैप्टर है विविध या फिर प्राचीन भारत। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगली सभी वीडियो में। मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। अब हम फर्स्ट चैप्टर से अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्राचीन इतिहास के, और जिसमें हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा। और उसके बाद जब ये हड़प्पा सभ्यता जो है कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन वाइज जो भी है, उसके बाद हम वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। ऐसे ही हम कंप्लीट कोर्स अपना पूरा करेंगे। और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ हड़प्पा सभ्यता पर। और दोस्तों ये देखिए हड़प्पा सभ्यता पर क्लिक करके हमने जो पाया है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ये है लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। हड़प्पा सभ्यता जो है हम उसकी जो तैयारी करने वाले हैं लगभग 2 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसकी हम तैयारी करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, इसको हड़प्पा सभ्यता को हमने बांट रखा है लेवल 7 में, मतलब 7 लेवल्स में हमने इस हड़प्पा सभ्यता की तैयारी करने वाले हैं हम 7 लेवल में। और आज अपनी इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेवल 1 और 5 तक हम आज की इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हम टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 हमारे सामने, और यह है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, ये है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यह है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और फोर्थ ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। ये तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको जब मैं चैप्टर्स आपको बता रहा था इससे पिछली स्लाइड में, वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मैंने आपको बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जा सकता है। हम एक बार सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए यही इसका राइट आंसर है। अब एक बार इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसके जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेनेशन हम जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। ये देखिए रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इसमें जो एक पॉइंट लिखा है कार्बन 14, ये जो कार्बन 14 है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं हमारे जो वैज्ञानिक जो होते हैं, वो भी बहुत पुरानी वस्तुओं को या फिर किसी वस्तु के बारे में जांच करना कि ये कितनी पुरानी है, वो सब जो जैसे कि कहीं पर किसी का मनुष्य का कंकाल पड़ा है उसकी जांच करना कि ये कितना पुराना है, वो सब कार्बन 14 की सहायता से ही हमारे जो वैज्ञानिक है वो संभव कर पाते हैं। अब जो इसमें जो पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट देखते हैं एक बार व्याख्या का। नंबर 1 पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में भी आपके सामने या तो इसी वीडियो में आएगा या फिर एग्ज़ाम में आपको 100% ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता, ये भी प्रश्न बन सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कांस्य युग में रखा गया है। इसको कांस्य युग में रखा गया है, इसे प्रागैतिहासिक युग भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा गया है कि इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार लर्न कर लीजिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके सामने मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें जो एक वर्ड जो लिखा है इसकी वजह से ये क्वेश्चन अलग बन जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ऐसी सभ्यता का नाम बताना है कि जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी या फिर उसके आसपास की जो सभ्यता है वो नहीं थी। अब देखिए नंबर 1 पर लिखा है कि मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी के बिल्कुल समान, जो इसमें अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी के बिल्कुल समान मिले हैं और इसी के आसपास की सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, इसलिए ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा है हमारे सामने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल समकालीन थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा है कि चीन की सभ्यता। अब चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल समकालीन थी, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब एक सभ्यता बची है ग्रीक की सभ्यता। यही इसका आंसर है, राइट आंसर। एक बार क्लिक करके देखते हैं, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, जो उससे भी क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही पढ़ना चाहिए। एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी चाहिए उस क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन में जो लिखा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी। ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो हम एक बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि अक्षेत्रफल की दृष्टि से, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्षेत्रफल की दृष्टि से जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी या फिर बड़ी थी। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। ये तो वही लाइन है, जब वही सबसे विस्तृत थी तो इससे विस्तृत कहाँ से आ जाएगी उसमें। इस नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। ये जो लाइन लिखी है कि इसमें एक रूपता भी है, ये देखिए एक रूपता भी है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके जो अवशेष है, जो वहाँ के जो तत्व हैं वो मिस्र की सभ्यता से और
जो ये है क्या वो मेसोपोटामिक सभ्यता और क्रीट की सभ्यता से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सुमेरिया या फिर मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे आदि चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि मिस्र में मिले जो आभूषण हैं, मिस्र में जो आभूषण मिले हैं और श्रृंगार प्रसाधन जो मिले हैं वो सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के बिल्कुल समान है, मतलब अधिकतर जितनी भी चीज़ें जो पाई गई हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल एक तो समकालीन है और बिल्कुल उनके जैसी ही है, एक रूपता रखते हैं, मतलब सभी तत्व आपस में। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है, अब देखिए, इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। इसी चीज़ से स्पष्ट होता है कि ये इनके जो सभ्यताएं हैं ये आपस में समकालीन थी एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3 कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, किन किन क्षेत्रों तक फैली हुई थी। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है हमारे सामने कि राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। फोर्थ ऑप्शन है जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, फोर्थ ऑप्शन में लिखा गया है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इनका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है और हमने फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक किया, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन एक और जान लेते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दशक जो थे वो नदी के किनारे स्थित सतु कागेडोर यानी बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जैसे इसमें जो जिला है वो मेरठ और उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी, जो उत्तरी पूरा स्थल जो है और चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट जो मोड़ा है जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, तथा दक्षिणी पूरा स्थल जो गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जो जिला है वहाँ का जो अहमदाबाद और महाराष्ट्र है। और इसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी उसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता थी और जो सैंधव सभ्यता वो दोनों एक ही चीज़ है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, मतलब एक प्रकार से जैसे नगर होता है, जिला, जैसे नगर जो होते हैं वो नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर नगर जैसे जो माहौल था वहाँ नगर जैसा था, मतलब जैसे शहर होते हैं, शहर जैसा माहौल था वहाँ पर। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिनमें जो 6 जो बड़े नगर हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं। जिसमें नंबर 1 है मोहनजोदड़ो उनमें से एक है। जो 6 बड़े स्थल जो हैं उनमें सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो 6 बड़े स्थल हैं उनमें नंबर 1 पर है जो मोहनजोदड़ो। उसके बाद है हड़प्पा और उसके बाद है गणवारी वाला, ये भी 6 बड़े स्थलों में से एक है। और एक है धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ये 6 नाम जो है, ये 6 जो है ये बड़े नगर की उपाधि, ये बड़ी उपाधि को ग्रहण कर रखा है इन्हें। ये जो है ये बड़े नगर हैं सैंधव सभ्यता के। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल थे वो गुजरात में खोजे गए हैं। अब देखिए, जो हड़प्पा जो संस्कृति है उसके जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में खोजे गए थे, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि लोथल एवं सुतकोतदा जो थे वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये जो नाम लिखा है कि लोथल एवं सुतकोतदा जो थे ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा है जुते हुए खेत है, जैसे खेत जोतना जो होता है वो वाला है। यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा आएगी, जूते नहीं है, जुते हुए आएगा। जुते हुए खेत
नक्काशीदार ईंटों और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो था वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैं आप एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। अब देखिए, जो घोड़े के अवशेष थे ये प्रमाण एक प्रकार से गलत माना जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बना है, एग्जाम में आया है, तो एक बार इसको लर्न कर लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ पर घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सुरकोटड़ा इसका राइट आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पर एक बार चलते हैं। जो इसकी व्याख्या है वो है, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। ये जो सुरकोटड़ा जो है, एक बार अंडरलाइन में करके दिखा देता हूँ, ये लाइन, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो सुरकोटड़ा है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु ये जो लाइन लिखा है, ये देखिए एक बार, जो मैं आपको लाइन बता रहा था कि परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। ये जो प्रमाण है, पता नहीं ये गलत है, पता नहीं ये सही है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसलिए हम एक बार इसको लर्न कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सुरकोटड़ा ही है। एक बार जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जान लेते हैं। नंबर 1 पर है, आमरी से 12 सिंघा का साक्ष्य मिला है। ये देखिए, जो आमरी एक जगह का नाम है आमरी, वहाँ से 12 सिंघा का साक्ष्य मिला है, 12 सिंघा। और रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये देखिए, यहाँ पर रोपड़ जो एक प्रकार से जो स्थल है, रोपड़ जो जिसका नाम है, रोपड़ एक स्थल है, वो भी हड़प्पा सभ्यता में, जहाँ पर एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। जो सुरकोटड़ा है, जहाँ पर घोड़े का जो अवशेष मिला है, वहाँ से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। और 4 नंबर पर लिखा है कि सुरकोटड़ा की जो खोज हुई थी वो वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। जो जेपी जोशी है, उन्होंने सुरकोटड़ा की खोज की थी, जहाँ से 2 चीज़ों के अवशेष मिले हैं। नंबर 1 तो मिला है जो हमारा क्वेश्चन है कि घोड़े का अवशेष भी सुरकोटड़ा से मिला है, और एंटीमनी की जो छड़ थी वो भी सुरकोटड़ा से ही मिली है। और सुरकोटड़ा की जो खोज थी वो 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने एक बार ओपन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एसएससी मैट में पूछा गया था 1999 और 2002 में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में। राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान पर क्लिक कर देते हैं। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है कालीबंगन के बारे में, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पहली लाइन में लिखा है कि कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, मतलब बहुत पुराना स्थल है यह। और इससे अगली लाइन में लिखा है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, मतलब जो कालीबंगा था वो एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि प्राचीन दर्श द्विती और सरस्वती नदी जो है वो घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का अक्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवी और पुष्पित हुई। ये जो है, जो कालीबंगा है उसकी जो सभ्यता है
इस जगह पर जहाँ से ये घग्गर नदी, जहाँ पर घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका और भी पल्लवित और पुष्पित हुई है। जो कालीबंगा का जो क्षेत्र है यहाँ से और ज़्यादा इसके जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा जो है वो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा इतना ज़्यादा प्राचीन स्थल है जो 4000 ईसा पूर्व, इसमें लिखा है कि 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन इस कालीबंगा स्थल को माना जाता है। उस सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी और कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस एक लाइन में लिखा है कि सर्वप्रथम 1952 जो है, सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापड़ और वीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। हमने एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है खेल खड़ी, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जो है लोहा। एक बार प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा। ये भी 2000 और 2002 में पूछा गया था एसएससी मैट में। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुद्राएं यूज होती थी, जो भी जिन मुद्राओं का उपयोग किया जाता था, वो किस धातु की बनी हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1। खेल खड़ी की मुद्राएं जो थी, खेल खड़ी की बनाई गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो खेल खड़ी की बनाई गई थी। खेल खड़ी पर हम क्लिक कर देते हैं और इसके बारे में थोड़ी व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है कि हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वो मुख्यतः वर्गाकार थी। एक प्रकार से वर्गाकार जो थी वहाँ की मुद्राएं बनाई गई थी। ये होता है जो वर्गाकार रूप में वहाँ की मुद्राएं, जैसे हमारे यहाँ पर जो रुपया है वो गोल जो बनाया गया है अब के जनरेशन में, लेकिन उस टाइम पर जो मोहरें थी वो थी वर्गाकार और खेल खड़ी की बनाई गई थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक सरंगी पशु की आकृति मिलती थी। सेकंड पॉइंट जो है वो है मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक कांस्य निर्मित, मतलब जो कांसे की जो कांसा होता है उसकी बनी हुई थी एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इससे साफ होता है कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ जो थी बनाई जाती थी वो आग में पकाकर बनाई जाती थी। ऐसे ही यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो पकाकर बनाई जाती थी। ये देखिए इस लाइन में लिखा है। 2-3 पॉइंट है। एक तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो पकाकर बनाई जाती थी, जो कि, और जो एक पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से एक कांसे की निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है और यहाँ की मुद्राएं जो थी वो वर्गाकार रूप में बनाई जाती थी। और 4th पॉइंट है कि जो ये मुद्राएं थी वो खेल खड़ी की बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता भी, ये जो क्वेश्चन है ये सभी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, उन शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी। मैं आपको ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। एक बार खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस युग की थी। इसका जो ऑप्शन है वो है कांस्य युग की थी, या फिर नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, या फिर 4th ऑप्शन है आपके सामने लोह युग की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसे किस युग में रखा गया था। वहाँ पर किस प्रकार से एक लाइन लिखी गई थी कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना, हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका जो राइट आंसर है वो है कांस्य युग।
कौन से युग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। व्याख्या में लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण औध्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, जो कि सिंधु सभ्यता जो है सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। ये 500 वर्ष तक रही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मतलब जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो क्या चीज़ किया करते थे, अपने व्यवसाय में क्या किया करते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि। वो कृषि किया करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। एक बार कृषि पर क्लिक करते हैं और कृषि ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, इसके जो सभी पॉइंट है वो आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो पहला जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि तो इनका मुख्य व्यवसाय था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी। ये जो फसक लिखा हुआ है ये फसल है, ये गलती से टाइप हो गया होगा इनसे, कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें जो मुख्य थे वो थे गेहूं और जौ प्रमुख। नेक्स्ट पॉइंट है कि चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। जो चावल का प्रयोग था वो हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ स्थानों के नाम हैं, जिसमें एक है रंगपुर और दूसरा है लोथल। रंगपुर और लोथल, ये जो है रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हड़प्पा वासी जो थे वो मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसी ही एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। जो हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। और चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। जो चावल का जो प्रयोग चांदी का जो प्रयोग किया गया था, ये जो चांदी का जो प्रयोग किया गया था वो भारत में प्रथम बार, मतलब पहली बार हड़प्पा वासी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। जो कपास की खेती थी वो भी सबसे पहले जो थी हड़प्पा वासियों ने ही इसका स्टार्टिंग की थी कपास की। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चेस यानी शतरंज, जिसे शतरंज कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चेस होता है। वो चेस जो था, चेस की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा की गई थी। जो चेस जो गेम जो है, चेस आपने नाम सुना होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है चेस की जो शुरुआत थी वो हड़प्पा वासी द्वारा ही की गई थी। और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास जो था उसको जो यूनानी लोग थे वो सिंडन कहा करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, जो कि एग्जाम में आया भी हुआ है, कि हड़प्पा सभ्यता के जो थे निवासी जो थे वो कैसे थे। मतलब ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। ये बात मैंने आपको सबसे शुरू वाले फर्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि जो हड़प्पा वासी जो थे वो शहरी थे। नगरीय जो थे, नगरीय जिसे कहते हैं, नगरीय थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा शहरी। शहरी पर एक बार क्लिक करते हैं। ये देखिए, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका शहरी है। और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जो एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वो शहरी सभ्यता थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। और भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधरी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। फोर्थ पॉइंट है
कि यायावर या फिर खानाबदोश जो व्यवस्था थी वो मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। मतलब खानाबदोश जो था वो मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। मतलब जहाँ पर खेती जो थी इसकी जो प्रथम शर्त थी कि कोई स्थान शहर बोला जाएगा, उसकी जो प्रथम शर्त जो थी वो खेती में अतिरिक्त उपज, मतलब खेती में ज़्यादा उपज होना अनिवार्य था। ये जो लाइन लिखे है कि अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है, अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कारण में संलग्न हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था और कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अर्थव्यवस्था पर, कृषि अधिशेष पर, पशुपालन पर, उन्नत हस्तशिल्प पर, मतलब जो जैसे कि जो सामान हाथ द्वारा बनाए जाते हैं उन पर, तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? जैसे इसमें लिखा है कि ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके मन में जो फिलहाल इसका जो आंसर आ रहा होगा वो होगा बांस से या फिर लकड़ी से। लेकिन ये दोनों ही आंसर इसके बिल्कुल रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है वो है ईंट से। सिंधु सभ्यता में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता था घर बनाने के लिए वो ईंट का प्रयोग किया जाता था। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है हमारे सामने कि जो सिंधु घाटी के जो घर थे वो मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से जो घर थे वो ईंट से ही बनाए जाते थे। इसका इसलिए राइट आंसर ईंट है। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। आज भी वही प्रक्रम है। ईंट जो था वो धूप में सुखाया हुआ और जो आग होती है आग के द्वारा पकाया गया प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ये जो 2 पॉइंट आपके सामने रेड कलर से जो हाईलाइट है, मतलब इनको छुपाया गया है पॉइंट को। इनमें कुछ गलती थी, कुछ डिफ़ॉल्ट था, इसलिए इनको मैंने हटा दिया है। अब इन्हें छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अलंकृत ईंट का प्रयोग जो था उनका जो प्रमाण है वो कालीबंगन में मिला है। ये पर्सन आपके सामने आगे भी आएगा, इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसे भी लिख लीजिएगा कि कालीबंगन में ईंट का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका सबसे पूर्वी सीमा जो थी वो मेरठ के हिंडन नदी तट जो है आलमगीरपुर था। जो आलमगीरपुर था, ये भी पर्सन आपके सामने आएगा, जो आलमगीरपुर था यहाँ पर ये पूर्वी सीमा लगती है जो मेरठ के हिंडन नदी तट पर है आलमगीर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब जो हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब पहले स्थान पर थे। वो किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या करते थे, हर जगह से ज़्यादा क्या करते थे? इसका जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, नंबर 1 ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, कुछ लोग इसका भी आंसर कांसे के औजार सोच रहे होंगे या फिर जौ सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास पर एक बार क्लिक करते हैं। ये देखिए, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर वो है कपास। जो कपास की खेती थी वो सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी। अब इस जो फर्स्ट लेवल था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेवल में 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं, लेवल नंबर 2 पर। यह आपके सामने लेवल नंबर 2 बार देख लेते हैं। लेवल नंबर 1 के बाद है लेवल नंबर 2। ये हमारे सामने लेवल नंबर 2 पर क्लिक करके देखते हैं। और लेवल नंबर 2 का जो फर्स्ट
क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आपके सामने, ये मैं पर्सन आपको पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो कौन था। इसका जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, सर जॉन मार्शल, R.D. बैनर्जी, A. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता ही होगा, दयाराम साहनी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन में मैं आपके एक्सप्लेनेशन में आपको इसका आंसर बता चुका हूँ कि दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज थी वो 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान में जो वर्तमान पाकिस्तान में जो है वो राज्य में उस राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। जो सर जॉन मार्शल है, ये एक बार मैं देख लेता हूँ। सर जॉन मार्शल जो है उनके निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का जो पतनगर जो है यानी बंदरगाह जो है वो कौन सा था। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC, RRB रांची और UPPCS में भी और BPSC में इसके जो क्वेश्चन है वो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। इस बात से आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन है वो है कालीबंगन या फिर लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है लोथल। जो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल को माना जाता है। लोथल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या इम्पोर्टेंट लिखा है। लोथल हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसका जो बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल है 214 × 36 × 3.3 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है देशपुर और सुरकोतड़ा जो बंदरगाह है वो भी हड़प्पा सभ्यता के ही थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो जो था उसका जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। इसमें आगे ये पर्सन दोबारा आएगा, वहाँ पर आप इसको लर्न कर लीजिएगा, यहाँ भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। मतलब जनसंख्या के आधार पर भी और स्थल या फिर क्षेत्रफल के आधार पर भी जो मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। मतलब इस क्वेश्चन का जो मतलब है इसके आधार पर कहा गया है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। मतलब वो माप तौल किया करते थे। ये खोज कहाँ पर हुई। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है 1998 में और SSC में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में। इसके जो ऑप्शन है वो है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है हड़प्पा, चहुंदड़ी या फिर लोथल। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 लोथल। लोथल जो थी यहाँ पर ये खोज की गई थी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है आपके सामने कि पैमानों की जो खोज थी, पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पा वासी जो थे वो नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। मतलब लोथल में इसका प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हड़प्पा वासी जो थे 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। मतलब 16 जो है 16 से गुणिज जितने भी
वर्ड है, मतलब वो अंक जो है उनका प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि रैखिक माप के जनक हड़प्पा वासी थे। रैखिक माप के जनक जो थे वो भी हड़प्पा वासी ही थे। रैखिक माप के जनक जो थे वो भी हड़प्पा वासी ही थे, जो हाथ की माप इकाई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि चनुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। जो चनुदड़ो जो सिंध प्रांत है वो सिंधु नदी तट पर अवस्थित था। चनुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, जैसे कि लिपस्टिक जो लड़कियां यूज़ करती हैं उसका जो प्रमाण मिला है वो चनुदड़ो से मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि चनुदड़ो मनके और खिलौना का उद्योग का महान केंद्र था। मतलब जो चनुदड़ो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान, उसमें मनके और खिलौनों का जो उद्योग का जो महान केंद्र है वो चनुदड़ो को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में इनको बांटा गया था। जो थे हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिखी गई है कि हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको पता ही होगा कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में 2-3 लाइन लिखी गई है, एक बार इनको जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लिखा है। कि जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। जो इस सभ्यता को 3 नामों से और अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसका जो ऑप्शन एक प्रकार से ऑप्शन नहीं है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि उनके विशाल महल, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मतलब जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके वे विशाल महल में रहते थे और वहाँ पर मंदिर हुआ करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसको समझिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ये जो पॉइंट है ये आपको दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें लिखा है कि 2, मतलब 2 का मतलब है कि पॉइंट 2 बिल्कुल सही है। और जिसमें लिखा है कि 1 और 2 पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि 1, 2, 3 कि ये तीनों पॉइंट सही है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। या फिर 4th ऑप्शन में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पॉइंट नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। मतलब जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। एक बार एक्सप्लेनेशन में 2 लाइन लिखी गई है, एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं एक बार कि देवी माता या फिर मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। और पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 18
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के बीच में भी आ चुका है, मतलब एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूँ। आप खुद देखिएगा कि आप कितने जो फोकस है उससे पढ़ रहे हैं। फोकस से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किस वर्ष में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1921 ईस्वी। मतलब 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1921 ईस्वी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सेम लाइन उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में लिखी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो उसकी प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में जो है उसमें अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। कौन सी उक्ति सही है। इसका जो राइट आंसर नहीं, ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में कि उन्हें अश्वमेघ का जानकारी, उन्हें अश्वमेघ, जो अश्वमेघ होता है एक यज्ञ है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी थी। गायें उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। 19वें क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति का सम्मान किया करते थे। व्याख्या एक बार जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। अब जाहिर सी बात है कि इस सभ्यता में जो है पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली है जिसके सील पर 3 मुख बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है इस लाइन को पढ़कर सभी बता सकते हैं कि ये पशुपति का सम्मान किया करते थे। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक बार ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा के जो लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा की जो लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने कि उचित समाज, समतावादी या फिर दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 उचित समतावादी जो थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हुआ करते थे। व्याख्या एक बार जान लेते हैं। व्याख्या है आपके सामने कि वैसे यह इसमें पहली लाइन लिखी है कि वैसे यह पर्सन अभी विवाद का विषय बना हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन के बारे में अभी कोई भी जो ठोस प्रमाण है वो नहीं मिले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि हड़प्पा वासी थे वो वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 ये है क्वेश्चन नंबर 21 कि सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग या फिर नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो पर एक बार क्लिक करते हैं। मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार व्याख्या में एक लाइन लिखी है, वही जो क्वेश्चन है वही सेम लाइन व्याख्या में भी लिखी है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या फिर मुर्दों का टीला या नखलिस्तान भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण अक्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण अक्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था। ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार पर एक बार क्लिक करते हैं, यह है त्रिभुजाकार। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी लंबी है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं जो कि आगे क्वेश्चन के रूप में भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका फैलाव जो था उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में, ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है कि इसका जो फैलाव था वो उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकागेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण अक्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतरार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर सुतकागेंडोर में से पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो मेरठ तक था। और इसका जो क्षेत्रफल था वो 1299600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। मतलब यह सभ्यता काफ़ी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस लेवल में जो थी, लेवल नंबर 2 भी हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल नंबर 2 में भी 11 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं लेवल नंबर 3 की। लेवल नंबर 3 पर चलते हैं। यह आपके सामने लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 पर एक बार क्लिक करते हैं और लेवल नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वो है सूची वाला पर्सन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है। मतलब इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा है। और सूची नंबर 2 में जो है नदियों के नाम दिए गए हैं, रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हड़प्पा की जो नदी है वो कौन सी है, मोहनजोदड़ो की नदी कौन सी है और लोथल की कौन सी है और कालीबंगा में कौन सी नदी है। अब देखिए जो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो ए है। मतलब हड़प्पा की जो सभ्यता है, मतलब जैसे कि जिस भी ये वे में ये दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी से कनेक्ट है। ये देखिए रावी नदी हड़प्पा में ही पाई जाती है, रावी नदी हड़प्पा में पाई जाती है। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। जो लोथल में है, लोथल में भोगवा नदी पाई जाती है और कालीबंगा में घग्गर नदी पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर था इसका। इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो साक्ष्य मिलने वाले जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है जो है वो कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है कि रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, कालीबंगा या फिर अनावली। अब ये जो साक्ष्य वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर अनावली। अब इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कालीबंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिखी है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जो थी, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में किन किन चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। एक तो हवन कुंड तथा बलि प्रथा के भी प्रमाण कालीबंगन में मिले हैं और जोते हुए खेत के प्रमाण भी
कालीबंगा में ही मिले हैं और अलंकृत ईंट और भूकंपन के जो प्रमाण हैं वो भी कालीबंगन जो है उसमें ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंधव सभ्यता की जो ईंटें हैं उनका अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन जो है आपके सामने कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली जो है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कालीबंगा पर हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं कि कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल्के शाख से अलंकृत ईंट या फिर भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। वही सेम एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी मुंबई या फिर भोपाल में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। सिंध इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन 2 लाइन है, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 26 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। आरआरबी कोलकाता ASMGG में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। इनमें से जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका बिल्कुल राइट आंसर मोहनजोदड़ो। एक्सप्लेनेशन 2 लाइन है, एक बार जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 या फिर 11.48 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उस पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब किस देवता का चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है आदि शिव या फिर आदि ब्रह्मा या फिर आदि विष्णु या फिर आदि इंद्र। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 आदि शिव जो देवता है उनके समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं कि कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पाल थिमार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। यह क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आरआरबी रांची में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है या फिर गुजरात में था? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा या फिर रोपड़, वनावली या फिर लोथल। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 लोथल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में था? वो था लोथल। एक्सप्लेनेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लोथल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर हमने लोथल ही लगाया, तो इसलिए लोथल जो था वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है।
लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भालक क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की जो सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। जो रूपनगर है वो सतलुज जो नदी है उसके दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की एक बार बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो मोहनजोदड़ो है उसको किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, या फिर कंकालों का टीला, या फिर दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को जो अन्य नाम है वो मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है, या फिर माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, या फिर मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की एक बार बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 की एक बार बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा नाम या फिर सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? सिंधु सभ्यता, या फिर लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है एक बार फिर से। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका बिल्कुल राइट आंसर है, या फिर सिंधु सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? जो सैंधव स्थलों के जो उत्खनन थे उसमें प्राप्त जो मोहरें थी उन पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, या फिर हाथी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल राइट आंसर बैल है, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे सामने। एक्सप्लेनेशन है कि कुबड़ वाला बैल का जो चित्रांकन है वो मोहरों पर अधिक मिलता है, तथा एक सरंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। यह है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस चीज़ से जानी जाती थी? जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस चीज़ से जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अपने नगर के नियोजन के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन एक बार। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। नंबर 1 पर जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, या फिर धोलवीरा, या फिर राखीगढ़ और कालीबंगन। ये वो 6 स्थान है जो बड़े नगरों की संज्ञा जिसे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 हम अपने बिल्कुल लेवल नंबर 3 जो है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो का सेशन जो है वो अच्छा लग रहा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको चीज़ गलत लग रही है या फिर सही लग रही है उसको कमेंट कीजिएगा, और अपने सभी जो दोस्त हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सकें।
चलते हैं अपने लेवल नंबर 4 की ओर। लेवल नंबर 4 की बात करते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने लेवल नंबर 4 पर काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए कि लेवल नंबर 4 पर हम क्लिक करते हैं और लेवल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी 34 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है इन चारों ऑप्शन में से जो भारत के अंदर स्थित है, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 लोथल। जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जो भारत के अंदर स्थित है। लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। ये पहले भी प्रश्न बन चुका है। भारत के एक राज्य गुजरात में स्थित है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत के अंदर एक शहर जो सबसे पुराना था, एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था, वो था जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा या फिर पंजाब या फिर मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है 35वें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या इंपॉर्टेंट लिखा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। यह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज़्यादा बार बता दिया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। लेकिन अगर अभी की फ़िलहाल की बात करें, जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब, मतलब जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर या फिर 15 मील पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता जो थी उसके प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या फिर वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो है 37वें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 4 लोग लोहे से परिचित थे। यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य बताना है। असत्य कथन कौन सा है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। मतलब नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि सिंधु सभ्यता में जो था नगरों में, सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उनमें नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। और ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें दिया गया है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए भी इसका आंसर नहीं हो सकता। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल राइट बात है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बचा एक ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर 4 लोग लोहे से परिचित थे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन बिल्कुल असत्य है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। जो ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता जो थी यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण मतलब यानी सोना और चांदी ये सभी धातुएं मिली है, लेकिन लोहे की प्राप्ति इस सभ्यता से नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में लोह युग का प्रारंभ
उत्तर वैदिक का लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। ये भी सूची वाला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो माड़ा या फिर जम्मू थी, मतलब जो इनकी हमें मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा बतानी है और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा बतानी है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बतानी है। अब इसका जो राइट आंसर है उसकी बात एक बार कर लेते हैं। 38वें क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब जो ए है, ए पॉइंट जो दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी उसका जो आंसर है वो है माड़ा या फिर जम्मू। अब सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी, दक्षिणी सीमा जिसको माना जाता है वो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो थी आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो थी सुतका डेंगर या फिर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। एक्सप्लेनेशन की एक बार बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण जो है वो सर्वप्रथम SR राव ने किया है। जो सिंधु सभ्यता का जो सीमा निर्धारण है वो सर्वप्रथम SR राव ने किया है। इसके अनुसार इसकी जो उत्तरी सीमा है वो कश्मीर में सिंध की सहायक चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिणी सीमा जो है वो दायमाबाद या फिर दैमाबाद भी इसको कह सकते हैं। और जो पूर्वी सीमा जो इसकी मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर एवं पश्चिमी सीमा जो मानी जाती है वो है पाकिस्तान में सुतकाडोर में है। अफगानिस्तान में इसके 2 क्षेत्र है, मुंडी गफ एवं सोर्तुगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार, जो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने यह है। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए चिनाब, सतलुज, रावी या फिर सिंधु नदी के। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इससे पिछले इस जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया है कि मांडा जो गाँव था, जो मांडा था वो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। चिनाब नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन में 2 लाइन लिखी है, जान लेते हैं कि क्या लिखा है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 40 की एक बार बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, हड़प्पाकालीन स्थल जो था वो रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था? जो रोपड़ जो पंजाब में स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए चिनाब, सतलुज, सिंधु, रावी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, सतलुज नदी के किनारे जो है रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे स्थित था। एक्सप्लेनेशन में 3 लाइन लिखे, एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। ये लाइन पहले भी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन पहले भी आ चुके हैं। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की एक बार बात कर लेते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो है धौलवीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या फिर आलमगीरपुर में। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, धौलवीरा में जो है इसका जो प्रणाली का पता चलता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या मुख्य पॉइंट एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि धौलवीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलवीरा गांव जो है वो खड़ीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। ये लाइन लिखी है कि खड़ीर द्वीप के
उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मर्दभांड और 3 युग्मित समाधियाँ तथा गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी तट पर स्थित है। ये जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला जो है मेरठ, यहाँ मेरठ में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की एक बार बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर केवल नीला। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लाल। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लाल रंग जो था सामान्यतः रूप से हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग पाया जाता था। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में कि हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी के लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 या फिर 22 ईस्वी में सन 1921 से 22 ईस्वी तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा से जो प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन थे वो लाल रंग के थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु सभ्यता का जो युग है वो कौन सा युग माना जाता है। ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल या फिर उत्तर प्रागैतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल। इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, आद ऐतिहासिक काल माना जाता है इसको, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो प्रागैतिहासिक कालखंड माना जाता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का जो कालखंड है वो आद ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अपठनीय लिपि मानी जाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने यह है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के विकसित जो अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में, मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या फिर बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। जो कालीबंगा के जो घर थे उनमें अपने अपने अलग कुएं हुआ करते, हर घर में एक कुआं हुआ करता था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहां इनके नीचे मोरियां या फिर जिन्हें नालियां कहते हैं, नालियां बनी थी। अक्सर ये
नालियाँ ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। जैसे हमारे यहाँ स्लेब डले होते हैं ना ईंटों पर, इसी टाइप का कुछ हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमने जो है लेवल नंबर 4 भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हमारे सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। यूपीपी CS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 44। लेवल नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि आज के जो मुश्किल से 6 क्वेश्चन बचे हैं 50 क्वेश्चन होने में, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लेवल नंबर 5 में मैं आपको कराने वाला हूँ। लेवल नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं लेवल नंबर 5 पर, और लेवल नंबर 5 पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार। लेवल नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने जो है 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी एवं राखलदास बैनर्जी, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, या फिर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स एवं VV राव। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बैनर्जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में 2 लाइन लिखे, एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी, खोज निकालने में 2 भारतीयों का जो नाम है वो है, उनमें से एक का नाम है राखलदास बैनर्जी और दूसरे हैं दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 46 की एक बार बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? जो रंगपुर है जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मानी जाती है, वो कहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सौराष्ट्र में। एक्सप्लेनेशन 2 लाइन है, जान लेते हैं। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज़्यादातर, सौराष्ट्र का बिल्कुल राइट आंसर है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 या फिर 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, या फिर सर जॉन मार्शल थे, लाई क्लाइव थे, या फिर कर्नल टोड थे। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन मार्शल, जो कि पीछे कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 47 हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है एक्सप्लेनेशन में। सर जॉन हुबर्ट मार्शल, इनका बिल्कुल पूरा नाम है सर जॉन हुबर्ट मार्शल। ये जो हमारे सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो थे वो 19 मार्च 1876 में तो चेस्टर में, और चेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, और 17 अगस्त 1958 में गिल्डफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है, और 1902 से 1928 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन नंबर ए घोड़े की जो आकृति थी वो मिली है, या फिर गधा, बैल, हाथी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बैल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। मोहनजोदड़ो जो है उसमें एक मोहर मिली थी जिस पर बैल की आकृति थी। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है, मतलब इस प्रकार से वो आकृति बनाई गई है कि उसमें दर्शाया गया है कि जो ये बैल की जो आकृति है उसकी जो रक्षा है एक सर्प कर रहा है, तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की जो आकृति थी वो मनुष्य की थी, मनुष्यों जैसी थी। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। मतलब एक वृक्ष दिया गया है
जहाँ तक आने के लिए शत्रु को वो बैल रोक रहा है और जिसकी रक्षा एक सर्प कर रहा है। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किन किन चीज़ों पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आत्मा या फिर ब्रह्म पर विश्वास करते थे, या फिर कर्म कांड पर विश्वास करते थे, या फिर यज्ञ प्रणाली पर विश्वास करते थे, या फिर मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। वो किस चीज़ पर विश्वास करते थे, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति पर विश्वास किया करते थे। मातृशक्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट या फिर कोट दीजी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कोट दीजी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु स्थल जो था वो किस समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। एक बार देख लेते हैं, कोट दीजी के बारे में जान लेते हैं कि कोट दीजी आखिर है क्या। इसकी जो खुदाई हुई थी वो वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। अब हमने अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लेवल नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 50 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो में जो है फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो हम अपने इस सेकंड पार्ट में आपको कराने वाले हैं बिल्कुल कंप्लीट, वो भी चैप्टर वाइज मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत आप भी कीजिए तो एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। अब जो है हमारे इस सेशन को, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले हैं या फिर आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।